हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस सेट को देख लिया था और आज जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन होने वाला है और ये जो है प्रैक्टिस सेट दूसरा है। ठीक है, इसी तरीके से हम 15 प्रैक्टिस सेट तक पहुँचेंगे और उसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। यानी गर्त आवासों के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ पर से मिला है। गर्त आवासों के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं बुर्ज होम से। कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से गर्त आवासों के प्रमाण जो है मिले हैं। अगला देखते हैं, रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। यानी रनकपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर जो है वह जो है कौन सा मंदिर है? तो वो मंदिर जो है रनकपुर में वो है जैन मंदिर। रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक कौन सा मंदिर है? तो वो है जैन मंदिर। यानी रनकपुर में जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर होगा? तो वो होगा जैन की जो मंदिर है, जैन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुआ था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की का जो है जन्म कब हुआ था, यानी पैदा कब हुआ था? तो 340 ईसा पूर्व, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। यानी चंद्रगुप्त की जो पैदा हुआ था, चंद्रगुप्त का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 340 ईसा पूर्व या BC बिफोर क्राफ्ट। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? यानी कौन से राजा थे जो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन कौन? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है कि अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था? यानी निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया था? तो अफरासियाब का जो वंशज बताया था वो बताया था बलबन ने। बलबन ने बताया था दिल्ली के सुल्तानों में से किसने? तो बलबन ने। तो देखिए, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध यात्री था दुआर्ते बारबोसा, वो कहाँ था? तो वो जो था पुर्तगाल का था। दुआर्ते बारबोसा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। ठीक है, पुर्तगाल का। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश 1954 में पुर्तगालियों का उपनिवेश था? यानी 1954 में कौन सा देश पुर्तगालियों का उपनिवेश था? तो देखिए ये जो हो जाएगा दादर और नागर हवेली। यानी दादर नागर हवेली जो है पुर्तगालियों का उपनिवेश था। कब से? तो ये जो था 1954 से जो है पुर्तगालियों का निवेश कौन था? तो दादर और नागर हवेली। अब चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था को किसने तैयार किया था? यानी महालवाड़ी जो व्यवस्था था उसको जो है किसने तैयार किया था? तो इसको किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने। यानी महालवाड़ी व्यवस्था को किसने तैयार किया था? महालवाड़ी व्यवस्था को किसने तैयार किया था? तो ये किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का एक तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? यानी जिस समय सती प्रथा को अवैध घोषित और दंडनीय घोषित किया गया था उस समय जो था गवर्नर जनरल जो था उस समय कौन था? तो वो जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया और दंडनीय घोषित किया गया था। 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों को हड़ताल का नेतृत्व किया था? यानी 1918 में महात्मा गांधी ने किस शहर में
सफलतापूर्वक मजदूरों के लिए हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो किस शहर में किया था? तो ये जो था अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। यानी 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो ये किया था 1918 में अहमदाबाद। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण में सिरे से बहुत दूर है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से है, यानी दक्षिणी सिरे से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नांदेड़। नांदेड़ यानी नांदेड़ जो है भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूरी पर स्थित है। सबसे दूरी पर स्थित है। सबसे दूरी पर स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी महाराष्ट्र यानी मुंबई की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कलसुबाई शिखर। कलसुबाई शिखर जो है महाराष्ट्र की सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसुबाई शिखर। कलसुबाई शिखर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? यानी कौन से ऐसी राज्य है जिसकी सीमा जो है त्रिपुरा से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, इनमें से किसकी सीमा लगती है? तो असम की जो सीमा है वो त्रिपुरा से लगती है। असम की सीमा किससे लगती है? तो त्रिपुरा से लगती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? यानी वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी ऐसी है जो दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? कौन सी ऐसी नदी है जो 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? इन 4 नदियों में एक ऐसी नदी है जो दुनिया के 10 नदियों में से लुप्त है, उसको बस आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी हो जाएगा? गंगा नदी। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। यानी किस रूप में वर्णित किया गया है? शुष्क और अर्धशुष्क, भूमध्यरेखीय, ध्रुवीय, मानसून, यानी किस प्रकार की कही गई है? तो ये जो है मानसून। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है, तो वो किया गया है मानसून। यानी भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसून जलवायु है भारत की, मानसून टाइप की। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जाना जाता है? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी जो है किस नाम से जानते हैं? पश्चिम के निवासी जो है तारामंडल और सप्तऋषि को किस नाम से जानते हैं? तो बिग डीपर के नाम से जानते हैं। बिग डीपर के नाम से, यानी बिग डीपर के नाम से किसको? तारामंडल और सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो बिग डीपर के नाम से। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का जो है अपना वायुमंडल क्यों है? तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी का अपना क्या है? वायुमंडल है। अब बोलिएगा पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी के कारण, ठीक है। सभी समांतर वृत्त डैश रूप में जाने जाते हैं। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त किसके रूप में जाने जाते हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये जो है समानांतर अक्षांश रेखा के रूप में जाने जाते हैं। समानांतर अक्षांश रेखा के रूप में जाने जाते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? तो वो कौन था? वो जो था 1858 का अधिनियम, यानी भारत सरकार का 1858 का अधिनियम। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था 1858 का एक्ट।
अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यानी अंतिम निर्णय जो है किनके द्वारा लिया जाता है। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदन की अयोग्यता को संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था, यानी इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में किया गया है, किस बारे में किया गया है, तो राजनीतिक, तो ये जो किया गया है यानी कितना 22 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के बारे में। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय जो थे भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो थे भारत के उस समय कौन थे, तो ज्ञानी जेल सिंह थे, ज्ञानी जेल सिंह। यानी राजीव गांधी के समय उस समय जो थे राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो कौन करता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव, निर्वाचन। अब देखिए दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, पहली लोकसभा का गठन जो है 1951 में किया गया था, तो दूसरी लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, तो 1957 में दूसरी लोकसभा का जो गठन हुआ था, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1957 में किया गया था, 1957 में। यदि किसी राज्य के बजट के विधानमंडल में बजट गिर जाता है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो डैश, तो मतलब क्या होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना। अब फिर से समझते हैं, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। यानी राज्य में अगर बजट गिरता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है। यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है, तो वो कब मनाया है, तो जो 21 जनवरी को मनाया है, 21 जनवरी को, ठीक है, 21 जनवरी को मनाया है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस कब मनाया है, तो मनाया है 21 जनवरी को। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय, विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं, तो उस होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं, तो उपचुनाव कहा जाता है, उपचुनाव। यानी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय, विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं, तो उपचुनाव में उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उपचुनाव।
डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। यानी विजय केलकर समिति का जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था? तो विजय केलकर समिति का गठन किया गया था सार्वजनिक निजी और भागीदारी मॉडल, सार्वजनिक निजी और भागीदारी मॉडल के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के प्राधिकरण हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? यानी भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो 58वां संविधान संशोधन 1987, 58वां संविधान संशोधन 1987 यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? यानी भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का एक हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली की अनुसरण करता है? तो यूनाइटेड किंगडम। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण जाना प्रस्तावित किया गया था। यानी कोलकाता के जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो किनके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यानी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का लॉर्ड कर्जन द्वारा निर्माण किए जाने का प्रस्ताव जो है किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। श्री अरविंदो का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? श्री अरविंदो का जन्म वर्ष कब हुआ था? तो इनका जन्म वर्ष 1872 में हुआ था। श्री अरविंदो का जन्म वर्ष, श्री अरविंदो का जन्म वर्ष कब हुआ था? 1872 में, 1872 में जो है उनका जन्म हुआ था। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था? ऋग्वेद में पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर यानी 2007। यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी कब मिली थी? यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी, यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली तो किसको मिली थी यूनाइटेड किंगडम से? तो भारत को। इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी? तो भारत को जो है आज़ादी मिली थी यूनाइटेड किंगडम से। भारत निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? यानी कौन सी बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो IRDA कारोबार को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है? तो भारत IRDA का नियंत्रित करती है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो है साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%, 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है। अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन नंबर 39, अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोगों द्वारा तलाश की जाने वाली चीज़ें क्या है? यानी आय के अलावा जो लोग तलाश करते हैं तो वो चीज़ें क्या है? तो वो जो है बराबर उपचार, आज़ादी, सुरक्षा, यानी ये सभी चीज़ें होगा, यानी ऑल हो जाएगा 1 2 3 ये सभी। ठीक है। शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है? बहुस्तरीय वैश्विक अभियान जो है, बहुस्तरीय वैश्विक स्थान कौन सा है? तो गर्ल राइजिंग योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना
ये तो सभी का सही होगा। 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारत में जो है मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो मौद्रिक नीति जो है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी RBI करता है। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, डैश से संबंधित, यानी मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, वो किससे संबंधित है? तो वो जो है टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष। निम्नलिखित में से दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। फेमटो का अर्थ 10 की घात पर क्या होता है? फेमटो। फेमटो का अर्थ जो है 10 पर पावर घात का मतलब क्या होता है? 10 पर पावर -15। 10 पर पावर -15 का मतलब होता है फेमटो। 10 पर पावर -15 का मतलब फेमटो होता है, फेमटो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? यानी इनमें से सदिश राशि कौन नहीं है, वो आपको बोलना है। ठीक है, सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो कार्य जो है सदिश राशि नहीं है। वेग, बल, विस्थापन ये सभी सदिश राशि है, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है। किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है। कोई सरल लोलक की एक गति जो है किसका एक उदाहरण है? तो ये जो है आवर्ती गति का उदाहरण है। किसी सरल लोलक की गति एक आवर्ती गति का क्या है? तो उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? बर्फ का, एसीटोन का, एथिलीन का। यानी सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो होता है पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक, यानी सबसे ज़्यादा होता है। पानी का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है, सीधी। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? तो सीधी होती है। निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो अधातु क्या है? तो अधातु जो है नाइट्रोजन है। ठीक है। एल्युमिनियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, पोटेशियम धातु है। लास्ट में जिसका मौ आया उसका अधिकतर जितना भी होता है वो धातु ही होता है। 9 वाला जो है अधातु होता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो नाइट्रोजन जो है क्या है? एक अधातु है। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? किस एसिड में बदलता है, यानी परिवर्तित करता है? तो वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सीसा लेड तत्व का प्रतीक क्या है? सीसा यानी Pb। ठीक है। प्लम्बम जिसको कहा जाता है, Pb यानी लेड यानी सीसा का प्रतीक क्या है? तो Pb होगा, Pb। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का कारण बनता है? यानी खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का जो कारण बनता है वो कौन सा गैस होता है? ठीक है। तो कौन सा गैस होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का कारण बनता है? तो ऑक्सीजन जो है दुर्गंध का कारण बनता है ज़्यादा समय तक खाद्य में रहने के बाद। हीरा एक किसका अपरूप है? तो हीरा एक अपरूप है। तो हीरा एक किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु होता है? तो सबसे अधिक मुलायम धातु जो होता है तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सोना। इन सबों में सबसे मुलायम धातु कौन है? तो ये जो है सोना है सबसे मुलायम धातु। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है। साइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, एसिटिक और नाइट्रिक। तो इन सभी में किसका हो जाएगा? तो ये जो है एसिटिक। ठीक है, एसिटिक। तो देखिए अब देखते हैं 57 नंबर। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। यानी कोशिका सिद्धांत जो दिया था, जिस वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था वो कौन था? वो था स्लाइडेन एंड स्वान। यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है? यानी डैडी लॉन्ग लेग्स किसका नाम है? डैडी लॉन्ग लेग किसका नाम है? तो सेलर मकड़ी का, सेलर मकड़ी का नाम है।
अलार्म देखते हैं, ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होती है, यानी ऊंची पर्वत चोटियों पर जब जाते हैं तो वहाँ पर थकान क्यों महसूस होती है, ठीक है। तो वहाँ पर महसूस होती है शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण, शरीर के बाहर जो निम्न दाब होता है उसके कारण जो है ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान महसूस होती है। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होती है, पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा डैश का होता है, यानी जो हम पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। तो ये किसके कारण से होती है, तो ये जो होता है दांतों का चित्तीदार बनना, दांतों का चित्तीदार बनना, यानी सी नंबर। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे डैश भाषा में लिखा गया है, यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। किस भाषा में, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार, मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है, एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है, तो यक्षगान। यक्षगान कहाँ की है, तो कर्नाटक। इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन सा है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक जो है कौन है, भीम जोशी, रविशंकर, अमजद अली खान और अल्लाह रक्षा, यानी सितार वादक जो है इनमें से कौन है, तो रविशंकर। रविशंकर जो है कौन है, तो सितार वादक है, सितार वादक। निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ का रचनाकार थे, तो रसमंजरी नामक संस्कृत रचनाकार के कौन थे, तो ये जो थे भानुदत्त, भानुदत्त, भानुदत्त। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस जो है कब मनाया जाता है, यानी विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सितंबर को, सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर को। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता, सीवी रमन ने जीता था और अमर्त्य सेन ने भी जीता था। यानी 1966 में 66 नंबर जो क्वेश्चन होगा, किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था, तो ये सत्यजीत रे ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था। एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन विकास के लिए किस संस्था ने सहयोग किया था, एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन विकास के सहयोग के लिए किस संस्था ने सहयोग किया था, यानी किसने सहयोग किया था, ये जो किया था यूनिसेफ, UNISF, यानी यूनिसेफ ने किया था। DRDO का पूरा नाम क्या है, DRDO का पूरा नाम जो है, यानी फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDO, कल फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान कहाँ में है, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान मुख्यालय कहाँ में है, तो तारा भौतिकी संस्थान जो है वो कहाँ में है, तो वो जो है बेंगलोर में है, बेंगलोर में है। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तानसेन समारोह जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो जो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब देखिए अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो अमार सोनार बांग्ला जो है लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। शिवा थापा डैश से संबंधित है, यानी शिवा थापा जो है वो किससे संबंधित है, तो वे जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। फंस पौधे किस भाग में आते हैं, फ्रंस पौधे जो होते हैं वो किस भाग में आते हैं, तो टेरिडो फाइटा में आते हैं, टेरिडो फाइटा में फ्रंस पौधे आते हैं, टेरिडो फाइटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, यानी कंप्यूटर के संदर्भ में जो है वेटवेयर क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क। रजिस्टरों में संचित डाटा निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं, यानी रजिस्टरों में संचित डाटा ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, तो कहा क्या जाता है, तो ये कहा जाता है माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। सोडस आधारी संख्या पद्धति का आधार क्या है, सोडस आधारी
हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? तो इसका जो आधार होता है वो होता है 16। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो ये जो इसका जो आविष्कार किया गया था 1989 में किया गया था। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार का जीव भार बायोमास पिरामिड होता है? तो इसका जो क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऊपर की ओर। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? यानी आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो वो जो लागू हुआ था 1982 को लागू हुआ था, 1982 को। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? ये तो करंट अफेयर्स है, बात खत्म। ये भी करंट अफेयर्स है। सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? करंट अफेयर्स को छोड़ना है क्योंकि पासपोर्ट जारी करने वाला ये भी करंट अफेयर्स है। जितना भी करंट अफेयर्स है बस उसको छोड़ देंगे। प्रीवियस तो देखिए ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ करंट अफेयर ये सारे चीज़ छोड़ देंगे क्योंकि ये सब नॉर्मल है, ये बनने वाला। तो देखिए आज की इस वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चन को लगभग देख लिया है, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को छोड़कर। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।